नमस्कार। नमस्कार। शंखनाद इंडिया में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और जो खास मेहमान हैं वह किसी मोहताज के परिचय नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल हैं, खेती-बाड़ी को लेकर काम करते हैं और पूर्व जो है चौबटिया में थे, पूर्व वहां पे रहे हैं। तो कुकसाल जी, आपका शंखनाद इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कुकसाल जी, हमें ये बताइए कि जो उत्तराखंड की जो पहाड़ी राज्य है और जो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है और उसको लेके हम लोग जो है कहाँ कहाँ खड़े हैं आज? मेरा आप सब लोगों को प्रणाम, जितने भी देखने वाले लोग हैं, आपके शंखनाद मीडिया को। ये आपने, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और इस पे बागवानी पे चर्चा होनी चाहिए, आपने ये शुरुआत की। पहले तो इसकी मैं आपको बधाई दूँ, क्योंकि अमूमन जो है जितने भी पोर्टल हैं, कहीं भी हम उद्यान और कृषि की जो चर्चाएँ हैं, वो बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। तो आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएँ। ये उत्तराखंड राज्य जो है, ये आर्थिक और सामाजिक जो इसका जो विकास था, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको बनाया गया था। और इसमें एक उद्यान विकास जो है, एक ऐसा कंपोनेंट है या ऐसा विषय है कि जिससे कि इसके यहाँ का आर्थिक विकास होना संभव है। और पर्वतीय क्षेत्र में हम जो भी पूरा उत्तराखंड के जब परिवेश में हम स्पेशली हम पर्वतीय क्षेत्र 9 जिलों की बात करते हैं, तो यहाँ पे अमूमन 80 से 90% लोगों की आजीविका जो है वो कृषि और बागवानी पर आधारित है। और जब हम कृषि और बागवानी की बात करते हैं तो इसमें 2 अलग-अलग कंपोनेंट हैं। जब कृषि के माने हैं, जो अनाजिक फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें हैं, इनकी जब चर्चाएँ होती है तो कृषि के अंतर्गत आता है। बागवानी की जब बात हम लोग करते हैं तो उसमें आपके फलों की चर्चाएँ होती हैं, सब्जी की बात की जाती है, फूलों की खेती की बात की जाती है, मशरूम की खेती की बात की जाती है और उसके अलावा जड़ी-बूटी हैं और भी कई विषय हैं, जिनके कि हम औद्यानिक विकास के अंतर्गत या बागवानी विकास के अंतर्गत जिनकी चर्चाएँ करते हैं और जिनके विषय में वार्ता करते हैं। आपने जैविक पर बहुत सुंदर विषय बताया, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती। हमारा प्रदेश पूर्ण रूप से, परंपरागत रूप से हम लोग जो हैं जैविक खेती करते चले आ रहे हैं पहले से ही। जैविक खेती के माने हैं कि ऐसी खेती जो कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाएँ या रासायनिक हार्मोन्स, मतलब किसी भी तरह का रसायन जो है उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह की खेती हम लोग परंपरागत रूप से ही करते चले आ रहे हैं। तो जितने भी विषय मैंने बताए, तो इन सब की यहाँ पे जो है जैविक खेती हम लोग कर सकते हैं। कुकसाल जी, जो आप जैविक खेती का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आज पहाड़ की खेती है, जो परंपरागत खेती जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो पहाड़ के लोग जिस खेती को करते थे, जो हमारी अपनी फसलें होती थी, कोदा, झंगोरा, मंडुवा, दालें जो उगती थी, क्या अभी कितना लोग इसमें काम कर पा रहे हैं पहाड़ों में? क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आपको ये समझना होगा कि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं और हर एक आदमी की अपनी आजीविका चलाने तभी वो अच्छा उसका विकास संभव है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। आर्थिक रूप से तभी संपन्न होगा जब वो वैज्ञानिक ढंग से वो खेती करेगा। क्योंकि पहले हम लोग परंपरागत खेती करते थे। परंपरागत माने जो ज्ञान अर्जित हम लोग करते थे, उसी पे आधारित खेती हम लोग करते थे। लेकिन अब जब हम व्यावसायिक खेती की बात करते हैं, तो व्यावसायिक खेती के माने हैं कि वैज्ञानिक ढंग से जो खेती की जाए, जिससे कि अच्छी उपज प्राप्त हो, गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त हो। तो जब तक हमें वैज्ञानिक जानकारी ना हो, तो वो खेती करना जो है लाभप्रद वो नहीं हो पाता। जहाँ तक कोदा, मंडोरा इसकी भंडवे इनकी बातें आप लोग अब कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से पहले से ही जैविक था और क्योंकि यहाँ पे जैविक उत्पादन होता था और जितने भी मोटे अनाजिक फसलें थे, क्योंकि पहले सरकारों ने या पहले जो हमारी भारत सरकार या पहले जो था,
हरित क्रांति जब आई तो उसमें केवल और केवल अनाजिक फसलों पर ही अनाजिक फसलों के माने हैं कि गेहूं और धान या इन्हीं फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और मोटे अनाज जो हैं उन पर योजनाओं में शामिल नहीं किया गया। तो धीरे-धीरे वो कम होते गए, लेकिन अब इनकी प्रासंगिकता सामने आई, तो अब इस तरफ ध्यान जा रहा है। तो उत्तराखंड में खैर मोटे अनाजों का तो वो है ही, स्कोप है ही और वो कर भी रहे हैं लोग। लेकिन मुख्य रूप से जो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम उद्यान विकास की बात करते हैं, तो उसके अंदर सब्जी और फलों की जैविक खेती की ही बात जो है वो सामने आती है। और इसके परिप्रेक्ष्य में इसको करने के लिए यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले ये है कि आपका उद्यान और कृषि विभाग कार्यरत हैं। इसके अलावा आपके पास पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय है, आपके पास बरसार औद्यानिक विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आपके पास जो है आईसीआर के कई इंस्टीट्यूट हैं। आपका कृषि विवेकानंद शोध संस्थान अल्मोड़ा, कोसी अल्मोड़ा में है। इसी तरह से आपका जो है एनबीपीजीआर ये भवाली निगलाट में है। इसी तरह से एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वो रामगढ़ नैनीताल में है। 13 जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो कई संस्थाएं इस दिशा में कार्यरत हैं। आपका जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है गोपेश्वर में कार्यरत है। आपका कैप जो है ये सेंट्रल प्लांट एरोमेटिक प्लांट्स का इंस्टीट्यूट जो है सिलाकुई में है। तो इस तरह से कई संस्थाएं जो हैं इन पर कार्यरत हैं, शोध कार्य कर रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए इन्हीं के शोध कार्यों के आधार पर कई लोग जो हैं अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। उकसाल जी, ये आप जो ये संस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं सारे सरकारी संस्थान हैं और सरकारी संस्थान हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम तुलना करें उत्तराखंड और हिमाचल की, तो हिमाचल को देखते हैं हम लोग कहीं ना कहीं बागवानी में उत्तराखंड से बहुत कहीं आगे है। और जो हमारा पहाड़ी राज्य है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बागवानी में हम क्यों पीछे हैं, क्या कारण है इसका? जरा बताइए हमारे जो दर्शक है विस्तार से कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी जो जिले हैं वहां हम लोग बागवानी में क्यों पीछे छूट गए हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये वाजिब प्रश्न है। इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये सभी जानते हैं कि यहाँ पे बिखरी जोत है, होल्डिंग कम है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत हैं, जानवरों का, जंगली जानवरों का बहुत ही बड़ा प्रकोप है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हम लोग में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक वैज्ञानिक ढंग से हम खेती नहीं करेंगे या जब तक तकनीकी जानकारी का अभाव होगा तो हम लोग उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हैं, इसीलिए मैंने सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम गिनाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कार्यदायी विभाग हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे पशुपालन, कोई विभाग हो जो ग्राम्य विकास से संबंधित हैं, और ग्राम्य विकास से संबंधित जो प्रसार और शोध केंद्र है, जो शोध केंद्र हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन न होना, ये सबसे अफसोसजनक बात है। क्योंकि जहां कहीं इन लोगों का इंटरवेंशन रहा, जहां इंस्टीट्यूशंस का इंटरवेंशन रहा और इनका क्या कहते हैं जो अन्य योजना है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहा, तो वहाँ अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे आपका बागेश्वर को देखें तो एक कीवी हब के रूप में है, लेकिन उसमें योगदान अगर देखेंगे तो एनबीपीजीआर का है, ग्राम्य का है, वाटरशेड मैनेजमेंट का है। सारे विभाग जब लगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होने के कारण वो अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि इन विभागों का जो हमारे कार्यदायी विभाग हैं, इनका और शोध संस्थानों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वो कहीं न कहीं दोषी हम लोग नेतृत्व क्षमता भी इसमें कहा जा सकता है कि प्रदेश को ऐसा कोई नेतृत्व ढंग का नहीं मिल पाया कि जो ये समझ सके इन चीज़ों को और इनका आपसी तालमेल जो है वो बिठा पाए। ये भी एक अपना कारण है। उसके अलावा सबसे बड़ा, योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें कई तरह की योजनाएं होते हैं। चलिए कुकसाल जी, आपने अभी कीवी का जिक्र किया है, कीवी जो फल है आपने अभी बागेश्वर में जिक्र, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कीवी का जो फल है वो कितने एटीट्यूड पे लगता है और क्या क्या इसके लिए, क्या इसके पौध कब लगते हैं, कब इसकी जो फसल होती है, क्या क्या इसके लिए करना होता है, जरा
हमारे जो दर्शक है उनको जरा विस्तार से बताएं कि कीवी के लिए जो आजीविका है, कीवी बहुत अच्छा फल है और उससे लोगों की आजीविका बहुत अच्छी मजबूत हो रही है। बागेश्वर में लोग कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग में कीवी की खेती कर रहे हैं। तो जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए आप कीवी के बारे में। हाँ, निश्चित रूप से कीवी फल की जो विशेष कीवी फल जो ये चर्चाओं में आया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग जो है जंगली जानवरों से इससे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उसमें एक विकल्प ढूँढ रहे थे। तो कुछ इलाकों में ये इसकी खेती होती थी, तो वहाँ पे ये देखा गया कि जंगली जानवरों से इससे कम ही नुकसान होता है। और कीवी फल वैसे ये क्या कहते हैं, इटली का फल है। और हमारे उत्तराखंड में सन 86-87 में एक एंडो इटालियन प्रोजेक्ट था, उसके तहत मगरा टेहरी में ये लगाया गया था 94-95 में। और वहाँ पे इन पे 100 प्लांट्स करीब लगे थे और उसके अच्छे रिजल्ट्स रहे। और उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टर राठौर हुआ करते थे, वो फागली से आए थे, तो वहाँ से उन्होंने भी लाया, तो उन्होंने हर ज़िले में इस तरह के ये कीवी के पौधे लगवाने शुरू किए। और आपका निगलार जो भंवाली है, ये यहाँ पे भी ये कीवी पे ये रिसर्च का काम करते हैं। तो कीवी एक बेलनुमा फल होता है, जैसे कि ये हमारी अंगूर की बेल होती है, उसी तरह का इसका पौधा होता है। इसमें कई वैरायटी हैं, आपका एलिसन है, हार्वर्ड है, तमूरी है, कई वैरायटी, कई किस्में हैं, 7-8 किस्में हैं जो प्रचलन में हैं। और यह फल जो है 3000 जो फीट की जो ऊंचाई है, 1000 मीटर से लेकर के या 1200 मीटर से लेकर के, और ये 200 मीटर तक की हाइट ऊंचाई वाले स्थानों के लिए, मतलब जो सब ट्रॉपिकल हम लोग कहते हैं, सब ट्रॉपिकल या जो इसको जो है इन इलाकों में ये हो पाता है। इसमें बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसे स्थानों का चयन करें जहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान न जाए, हवाएं खूब चलती हों और पाला न पड़ता हो। मतलब अप्रैल मई में देर में पाला न पड़ता हो, क्योंकि अप्रैल में उसमें फ्लावरिंग वगैरह में आ जाते हैं उसमें, तो उसमें पाला न पड़ता हो। तो ये इसके लिए इस तरह के स्थान का इनका चुनाव करें। और ये अच्छा फल है, जाड़ों में इसका प्लांटेशन होता है, इसके कलमी पौधे भी आते हैं, कटिंग वाले पौधे भी आते हैं। और उत्तराखंड सरकार की कीवी मिशन के अंतर्गत इसमें काफ़ी अनुदान भी है। तो इस तरह से जो है इसका जाड़ों में, शीतकाल में इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये होती है, निश्चित रूप से इसकी काफ़ी अच्छी उपज होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है इसका साइज़ की। अगर आपका साइज़ अच्छा होगा, तो तभी उसको मार्केट मिलेगा, अदरवाइज़ जो है ये इसमें विपणन की बहुत बड़ी समस्या है। और साइज़ के लिए आपको टेक्निकल रूप से बहुत साउंड होना पड़ता है, मतलब उसमें पॉलिनेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पूरे परागण किस्में उसमें लगानी पड़ती हैं, उसमें नर और मादा अलग-अलग किस्में होती हैं। हाथ से अगर जहाँ परागण की समस्या है, जहाँ मधुमक्खियाँ नहीं हैं या और तितलियाँ या इस तरह के इंसेक्ट नहीं हैं जो परागण करते हैं, तो वहाँ हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। मतलब ये सारे विषय जो हैं, जब तक आप टेक्निकल रूप से साउंड ना हो, जब तक पूरी जानकारी ना हो, तो फिर सब बागवानों से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी स्कीम भारत सरकार की, कोई भी योजना है, वो खाली ये समझ के ना लें कि साहब की ये योजना है, उसको पहले देख लें, विचार कर लें। आस-पास लोगों से जो सक्सेस स्टोरी हैं, उनको भी देखें, और जो फेलियर हैं, उनको भी अवश्य देखें, जिससे कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आने वाले समय में मुझे क्या-क्या दिक्कतें आएँगी। तो इन सबको देखते हुए ही करें, और इसकी बागवानी जो है निश्चित रूप से लाभदायक है, बशर्ते कि आप तकनीकी रूप से आप काफ़ी साउंड हो। उक्षाल जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो पहाड़ में है ऑर्गेनिक सब्जियां लगाकर लोग अपना स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। और जो सब्जी का एक बहुत बड़ा बाजार है, अगर हम पूरे पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ों में सब्जियां बहुत कम होती हैं। जो सारी सब्जियां हैं मैदान से जाती हैं, चाहे टमाटर है चाहे अन्य सब्जियां हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि चमोली जिले का जो कुछ भाग छोड़ दें जहां आलू होता है, लेकिन जो घाट वाला इलाका है या थराली वाला ऊपर वाली जो बेल्ट है उनको छोड़ के आलू के अलावा वहां पे कुछ ऐसी सब्जियां नहीं होते हैं कि लोग अपने साल भर के लिए भी लोग सब्जियां उसको प्रयोग में ला सकें। लेकिन आप जरा दर्शकों को बताएं कि जो जो कैश क्रॉप की हम बात करें कि लोग क्या ऐसी सब्जियां लगाएं कि जिनसे लोग अपना सब्जी उत्पादन भी करें और बाजार भी लोगों को वहां पर मिल जाए।
तो किसमें लोग काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से सब्जी उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ पे आपने अमूमन सुना होगा कि साहब की बेमौसमी सब्जी इस तरह से सुनने में मिलता है। तो ये बेमौसमी सब्जी नहीं बल्कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो ये मौसमी सब्जी है। हमारा जो उत्तराखंड है, इसकी विशेषता ये है कि पहाड़ मतलब बर्फीले इलाकों से लेकर के और तराई और भाबर का क्षेत्र भी हमारे पास है। हर फसल के लिए हर फसल एक निश्चित तापमान में उसका बीज जमता है, एक निश्चित तापमान में उसे वानस्पतिक वृद्धि होती है और एक निश्चित तापमान में वो फूलता और फलता है। इस दृष्टिकोण से हमारा जो मध्य हिमालय क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए, व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के लिए, बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। जब मैदानी क्षेत्रों में जो जाड़ों की फसलें हैं, जैसे माने आपका मटर हो गया, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गई, जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, ये केवल मैदानी क्षेत्रों में केवल और केवल जाड़ों में ही हो पाती हैं। लेकिन हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपका 1200 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक या 2500 मीटर तक का जो क्षेत्र है, वहाँ पे पूरे बरसात और गर्मी भर हम इन सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैदानी क्षेत्रों में सब्जियों का अभाव रहता है या जिन सब्जियों का मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं हो पाता, हम वहाँ पर इनका उत्पादन कर सकते हैं। और सब्जी उत्पादन की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता तो उसकी ये है कि ये जितने भी हमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सारे सब्जियों में उपलब्ध होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती हैं। ये जो है इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती हैं। दूसरा, कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक आय और उत्पादन कोई अगर देता है तो सब्जियां देती हैं। एक वर्ष में आप इनकी कई क्रॉप्स ले सकते हैं। जैसे अनाजिक फसलें तो वर्ष में एक ही बार उपज होती है। लेकिन सब्जियां जो हैं, जैसे भिंडी की आप 2-3 फसल ले सकते हैं, टमाटर की साल भर में 2-3 फसल ले सकते हैं, फ्रांसबीन की ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सब्जी उत्पादन जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप टिहरी में आगरा खाल चले जाओ या उधर उत्तरकाशी में पुरोला वगैरह चले जाओ, मटर और टमाटर हर तरह की सब्जियां लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी यही है कि जब तक आपको सही बीज न मिले, समय पे बीज मिलना चाहिए। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जाति का बीज मुझे कब बोना है। तो सब्जी उत्पादन जो है ये बहुत ही यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आर्थिक रूप से लाभदायक है। और अगर हम इसको जैविक रूप से कर रहे हैं, देखो कहने से नहीं होता कि मैंने कह दिया कि मैंने कद्दू उगा दिया कि मेरा जैविक है और मेरा लौकी उगा दिया जैविक है, कहने से नहीं। जब तक आप इसका सर्टिफिकेशन नहीं करते, आप इसका सर्टिफिकेशन करेंगे तो यह है कि बार बार सरकार को कहना, निश्चित रूप से सरकार का भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये लोगों तक पूरी जानकारियां नहीं है कि भैया जब तक आप उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे, इनका ऑर्गेनिक बोर्ड है, सर्टिफिकेशन एजेंसियां हैं, और जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक पीजीएस स्कीम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, उसके तहत उसका सर्टिफिकेशन करना काफी आसान है। लेकिन दिक्कत वही है कि लोगों को जो है जानकारी का अभाव नहीं है, सरकार का भी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है जो लोगों को जागरूक करे। जो लोग यहाँ के सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेशन करें, जिससे कि उनको अच्छा बाजार मिलेगा। क्योंकि जब सर्टिफिकेशन आपका होगा तो निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे दाम में मिलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसान अपनी मेहनत से अपने उसे जैविक उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन उसको बाजार जो है उसको उतने रेट उसको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और लोग अपनी आजीविका जो है कई लोग इस पर चलाते हैं। अब आप देखेंगे कि गर्मियों में ये क्या कहते हैं, सारा मटर अप्रैल के बाद मई जून से सब पहाड़ का आना शुरू हो जाएगा और वो 80 रुपया 100 रुपए किलो जो है वो इनके खेतों में ही से ही लोग। डॉक्टर कुशाल, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो आपने सर्टिफिकेशन का सवाल अभी उठाया कि जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे होता है। आम लोगों को इसका पता नहीं कि सर्टिफिकेशन क्या चीज है, और सरकार और जो आम लोगों के बीच जो जानकारियां लोगों को नहीं मिल पाती हैं। आप बताएं कि सर्टिफिकेशन से आम लोगों को क्या फायदा होगा, और सर्टिफिकेशन से जब बाजार भाव में उसको क्या जो उसकी अड़चने हैं वो दूर होंगी। जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप आज। निश्चित रूप से ये जो हमारे उत्पाद हैं पर्वतीय क्षेत्रों में वो जैविक
मोड में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें रसायनों का हम लोग बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। इसमें जो सर्टिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिक बोर्ड बना है, उसका काम ही जो है इस तरह का है कि उसको वो लोगों को जा करके जागरूक करें, क्लस्टर बनाएं और क्लस्टर में खेती करें, क्योंकि इसमें कुछ नॉर्म्स इस तरह के होते हैं कि 2 हेक्टेयर कम से कम, मतलब 15-20 हेक्टेयर का एक जगह क्लस्टर हो, एरिया उसमें होता है। 2 साल तक आपको जो है कोई फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ते हैं, उसके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसानों को, कहीं-कहीं लोगों ने किए भी हैं कृषि विभाग के अंतर्गत। ये पूरी जानकारी है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और उसमें जो ये हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसके पीजीएस के अंतर्गत, मतलब भले वो अंतर्राष्ट्रीय उसमें आप नहीं बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते, लेकिन अपने पूरे भारतवर्ष में वो जो उत्पाद हम करेंगे पीजीएस के थ्रू, पार्टिसिपेटरी गारंटी की स्कीम के थ्रू, तो उसको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। और कई लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए था, जिस तरह से 2003 से हम लोग जैविक खेती सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक भी हम लोग सिक्किम या अन्य राज्यों की तरह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह, उनके वो मुकाबले हम केवल कागजों में भले आंकड़े हमारे पूरे दिखाई देंगे, सारे सरकार के आंकड़े, भारत सरकार एकदम सारे आंकड़े सही होंगे, लेकिन जब धरातल फील्ड में आप जाएंगे तो इस तरह का जो है किसानों को जो है न तो जानकारी है और न उनके उत्पाद का सर्टिफिकेशन ही हो पा रहा है। तो ये कृषि विभाग से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और वो इस तरह से जो है वो आप सारी जानकारी कृषि विभाग से ले सकते हैं उसमें। मुझे डॉक्टर कुकसाल ये बताएं कि जो पलायन के कारण पूरा पहाड़ खाली हो गया है, और क्या सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाई है कि बागवानी करके या जो हम सब्जी उत्पादन करके वहां पलायन रोकें? और क्या अगर नहीं बन पा रहा है तो ये कमियां और खामियां कहां हैं? जरा इस पे भी हमारे दर्शकों को बताएं कि जो निश्चित रूप अधिकांश पहाड़ खाली हो गए आज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपका कहना बहुत वाजिब है। और निश्चित रूप से देखो, सबसे जो विडंबना इस राज्य की रही कि हमें परमार जैसा नेतृत्व नहीं मिला, जो कि यहाँ की मूल भावना को समझ सकता, यहाँ के परिदृश्य को समझ सकता। आप यकीन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब हम उद्यान विकास की बात करते हैं तो इसका इतिहास चौबटिया गार्डन से है। ब्रिटिशर्स ने 1860 में, आप तो चौबटिया हाँ, गार्डन में रहे, आपने 19 बिल्कुल, साल सेवा बिल्कुल, दिया वहां पर। 10 साल रहा मैं वहाँ पे। पर्वतीय शोध केंद्र, फल शोध केंद्र था। पहली नियुक्ति मेरी जे सहायक के पद पर 71 में मेरी वहाँ पे हुई थी। 10 साल में वहाँ पे रहा और उस टाइम पे मैंने देखा है कि जी 1860 में चौबटिया गार्डन ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और जब उनको पता लगा कि ये क्लाइमेट हमारी यूरोपियन कंट्री की जैसी है, हम 1860 से पहले आलू, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, सेब, आड़ू, प्लम, चेरी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में। ये भी कुछ होता है। भले आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को कहेंगे तो हंसेगा हम पर, लेकिन ये सारे ब्रिटिशर्स लोग 1860 में बाहर से लाए। रामगढ़ में इन्होंने आलू का बीज शुरू किया। अभी आपने देखा होगा कि 100 साल उसके आलू के मनाया गया था। उसके बाद इन्होंने चौबटिया गार्डन एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि यार यहाँ सारे सक्सेस है, ये सारे जो सेब के, चेरी के, आड़ू, प्लम, खुमानी, यहाँ पे बड़ा अच्छा इनका उत्पादन हो रहा है, तो इन्होंने वहां पर 1932 में चौबटिया में जी पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना की। और 1932 में। 1932 में जी 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 और 1932 में उसकी स्थापना हुई। उस समय पूरा एशिया का वो एकमात्र फल शोध केंद्र था, जहां पर किसानों को, बागवानों को बताया जाता था कि पेड़ कैसे लगाने हैं, कैसे गड्ढे खोदना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी है, कैसे दवा डालनी है, सारी चीजें उसमें ट्रेनिंग होती थी। और अफगानिस्तान, भूटान, सिक्किम, ये सारे लोग वहां पे ट्रेनिंग लेते थे। जब मैं सन 71 में मैं गया तो मैंने खुद ट्रेनिंग, हिमाचल के लोग आते थे, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे। उनके जो एक्सटेंशन वर्कर थे उनको हम लोग जो है ट्रेनिंग दिया करते थे। और वहां से उसका इतिहास शुरू हुआ। फिर गोविंद बल्लभ पंत जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने
1953 में उत्तर प्रदेश से पहले क्या होता था, कृषि और उद्यान विभाग एक ही होता था, कृषि विभाग के अंतर्गत आते थे। उन्होंने पूरा उद्यान, उन्होंने कहा भाई पहाड़ का विकास तो उद्यान विकास से ही होना है, दिया जाए इसको अलग पर्वतीय क्षेत्रों का अलग, हम 8-9 जिलों का एक रिसर्च सेंटर, वो उद्यान डायरेक्टरेट जो है निदेशालय चौबटे में उन्होंने बनाया। और उस जी जमाने में सड़क के किनारे बंगले, किराए पे बंगले लेकर के वो निदेशालय बना। और उसका नाम भी जो है फल उपयोग विभाग करके रखा गया था, उद्यान एवं फल उपयोग विभाग करके शुरू में रखा गोविंद वल्लभ पंत जी ने। मेरा कहने का मतलब है कि जी गोविंद वल्लभ पंत जी को भी पता था कि उद्यान विकास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पहाड़ी क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। उसके बाद एस एन भगवान जी बिल्कुल आए 72-73 में। उन्होंने देखा कि यार फिर लोग इसमें रुचि रख रहे हैं, तो हर जिले में 2-2, 3-3 रिसर्च सेंटर खोले। आपका श्रीनगर में था, क्या कहते हैं, संतरा माल्टे का रिसर्च सेंटर था, आंवले का था। उसके बाद आपका गोपेश्वर में, इसमें मटे उसमें था। हर जगह कोरदार में, मटेला में, इधर अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, गैना था। हर जगह हर जिले में 2-2 रिसर्च सेंटर खोले कि हर जगह वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ पे काम होंगे और लोगों को जानकारी मिलेगी कि कहाँ पे क्या होना है। उसमें मसाले की खेती की बात भी थी, इसमें क्या कहते हैं सब्जियों की खेती की बात भी थी, संतरे की बात भी थी, सेब की बात भी थी। हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने रिसर्च सेंटर खोले। उसके बाद नारायण दत्त जी तिवारी आए, इन्होंने भी जो पूरा प्रयास किया और बख्शी पटनायक एक रिपोर्ट बनाई कि भाई कि वर्ल्ड बैंक से मैक्सिमम पैसा हम लाएंगे, और पूरा उन्होंने जो है पूरे अपने स्तर से प्रयास किया। अफसोसजनक स्थिति ये हुई कि राज्य बनने के बाद ये उम्मीद की जा सकती थी कि इसका और विकास होगा, लेकिन अफसोसजनक स्थिति है कि आज सारे शोध केंद्र बंद हैं। सारे हमारे, देखो पलायन तो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्तित्व, अगर नेतृत्व हमें मिला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आज स्थिति क्या है, पहले क्या होता था कि जितने जी भी योजनाओं में पेड़ बनते थे, लोगों की व्यक्तिगत पंजीकृत नर्सरियां होती थी हर ब्लॉक में, और जी वो अपने पौधे बनाते थे, उनके पौधे योजना में उठते थे। एक रोजगार का साधन तो वो था। उसके अलावा सब्जी बीज उत्पादन सारे लोग करते थे, वो सब्जी बीज हमारा अपना होता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि राज्य बनने के बाद कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आ गए कि उन्होंने क्या किया कि यहीं बैठ के, तराई में बैठ के या नीचे यहाँ पे इधर साइड में बैठ करके अपने खाली पैडों पर नर्सरियां बनाई, और जितनी भी योजनाएं आई, जो भी जितना भी पैसा आया योजनाओं में, वो सारे के सारे पेड़ सेब के लेकर के, अखरोट के लेकर के, आड़ू प्लम खुमानी यहीं अपनी नर्सरियों में दिखाते गए, भले लाए वो कश्मीर और हिमाचल से। तो हुआ क्या कि जो छोटा मोटा रोजगार पहाड़ में था वो सारा बंद हुआ। मल्टीनेशनल कंपनियों ने हाइब्रिड सीड के नाम पे जो लोग बीज बनाते थे वो सारे उनके बंद हो गई। इस तरह से और भी कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही हो रहा कि जो योजनाएं थे, योजनाएं तो बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं हैं, जैसे मतलब आपने सुना होगा। आपका जो कहना है डॉक्टर कुकसाल जी कि लोगों ने क्या किया कि पौधे उत्तराखंड में उगाए, और जो हाँ, आप बता रहे हैं कि रेट कश्मीर और हिमाचल के लोगों ने लगाए, ये किया वो लोगों ने। मतलब नर्सरियां जो है, नर्सरियों में पेड़, जैसे नर्सरियां जी यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, जी जी लेकिन यहाँ पेड़ न उगा के, जो पेड़ यहाँ पहाड़ में लोग उगा रहे थे, इनके पेड़ न उठा करके कश्मीर और हिमाचल के पेड़ यहाँ उगाना दिखा करके वो योजनाओं में बांटे गए। तो योजनाओं का लाभ जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो नर्सरियां थी उनको नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे सारे बंद हो गए। इसी तरह से सब्जी बीज का था, मल्टीनेशनल कंपनियों का, या हाइब्रिड बीज के नाम पर सारी योजनाओं में हाइब्रिड बीज ही बंट रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी मार्जिन है। अच्छा, फिर दूसरी जो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो उसका पलायन होने का, योजनाओं में कोई कमी नहीं है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जी ने, उन्होंने, भारत सरकार ने, जी माननीय मोदी जी ने जो है 2016-17 में कहा कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। एक उदाहरण दे जी रहा हूँ। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हर राज्य को कई योजनाएं दी, और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया उनका प्लान है। उन्होंने बीज खरीदने से लेकर के, कि भैया गरीब किसान है, बीज नहीं ले पाएगा, उन्हें ठीक है, उसको कृषि सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया एक सीजन में देने का प्राविधान रखा कि किसान अपना बीज खरीदेगा और अपना बोएगा। फिर उन्होंने सॉइल टेस्टिंग के लिए हर स्टेट को पैसा दिया कि हर एक किसान की जो है सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, उसको रिपोर्ट पूरी मिलनी चाहिए। फिर ये हुआ कि मोर क्रॉप करके सिंचाई की व्यवस्था की गई, ड्रिप इरिगेशन दिया गया।
पूरा उसके जी, बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई और उसमें हजारों हजारों करोड़ रुपए का व्यवस्थाएं की गई। लेकिन उसमें शर्त यही थी कि जो पैसा भारत सरकार का आएगा वो सीधा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। उत्तराखंड ही जी, एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिसने आज तक उसको लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ये जैसे ही आदेश हुए उसके दूसरे महीने योगी जी ने लागू कर दिया था 2017 में। उसके बाद जी, 2021 में जब खुद मैंने क्या सभी ने मीडिया बंधु सभी ने जब हल्ला गुल्ला किया, कई बार अखबारों में आया, कई जो स्वयं सेवी संस्थाएं थी वो गई, गवर्नर के पास गई, किसी तरह से वो जी। आदेश निर्गत कराया डीबीटी का कि भाई ये तो मोदी जी का गारंटी है, इसको तो लागू करो ही करो। तो सरकार ने दबाव में आदेश तो किया, लेकिन आज तक भी उस पर जो है वो फॉलोअप नहीं होता, क्योंकि सारे विभाग खुद ही ये बीज खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, फर्मों को इम्पेनल करना दिखाते हैं जिनके कि बाजार भाव से कई गुना रेट ज्यादा होते हैं, और कृषकों को बाध्य किया जाता है कि आप इन्हीं की दवाओं से खरीदेंगे। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से विकास ना होना, और कभी कभी तो लगता ही है कि सरकार की मतलब मंशा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह स्कूलों में लूट है कि भाई आप हमारे यहाँ से कच्चा बनियान किताबें खरीदिए, कपड़े खरीदे, तो क्या कृषि विभाग में भी ऐसे ही बना दिया है? सब सब दोनों में, कृषि और उद्यान दोनों दोनों एक ही एक ही चट्टे बट्टे हैं। वो पूरा जो है सब में यही स्थिति है कि शासनादेश में स्पष्ट है कि किसान स्वयं जी, जाएगा सरकारी संस्थाओं से, सरकारी उससे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन से, ब्रांडेड कंपनियों से अपनी मनपसंद का बीज खरीदेगा। क्योंकि जब जी, किसान जब उसको आजादी होगी तभी तो समय पर वो बोएगा। ये तो सब समसामयिक क्रियाएं हैं, ये तो है नहीं कि वो जी, इंतजार करेगा कि विभाग कब खरीदेगा। अभी लास्ट ईयर देखिए, लहसुन बो जाती है सितंबर तक, खत्म बो देते हैं लोग, ये ला रहे हैं लहसुन अक्टूबर में, और उसमें उसको फ्री कर दे रहे हैं, तो सब बाजारी में बिकता हो अमूमन, बीज के नाम पे कहीं जाता नहीं। ऐसे अदरक का है, ऐसे हर चीज का है इनका। तो ये डॉक्टर सोच ये कुकसाल जो है, आपने अभी डॉक्टर कुकसाल आपने अभी लहसुन का जिक्र किया, मुझे जरा बताइए कि लहसुन की जो खेती है, अभी हमने देखा है कि देहरादून में इस साल लहसुन का जो बाजार रेट था वो 400 रुपए तक पहुंच गया था। तो जरा आप हाँ, हमारे दर्शकों को बताएं कि लहसुन की खेती करके क्या पहाड़ों में खेती नहीं की जा सकती है, उसका क्या फायदा नहीं लिया जा सकता है, और अगर लिया जा सकता है कब उसकी खेती करें, कब उसके बीज कहां से मिलते हैं, कैसे उसका बाजार भाव तय होता है, कैसे हम उसको बाजार तक कर सकते हैं। तो जरा लहसुन के बारे में भी दर्शकों को डिटेल बताएं आप कि लहसुन जो है। निश्चित बिल्कुल। निश्चित रूप से लहसुन तो हमारी पारंपरिक फसल है। जैसे लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये तो पहले से लोग हम करते आ रहे हैं और बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। और इसको जी, सितंबर में बोना, वो इसकी बुआई हो जाती है 15 सितंबर तक। हाई ऊंचाई के हिसाब से आगे पीछे 10-15 दिन आगे पीछे करते हैं, लेकिन 15 सितंबर तक इसको बो देना चाहिए। और ये अप्रैल मई में ये खुदनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कई इलाके हमारे हैं जहाँ बड़ी व्यवसायिक खेती होती है। टिहरी में आप जाएंगे तो कई इलाके मिलेंगे आपको, बड़ी सुंदर सुंदर खेती करते हैं। लेकिन अफसोस की स्थिति ये है ना कि इनको योजनाओं से नहीं जोड़ा गया। अगर जो लहसुन ये पैदा कर रहे हैं, ये जैविक लहसुन पैदा कर रहे हैं, ये जैविक उत्पादन है, अगर इन्हीं के उत्पादन को हम बीज के रूप में लें, उनका बीज जो है गवर्नमेंट सरकार ले, इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था कराए। अब होता क्या है कि गरीब आदमी या जो भी किसान है, वो तुरंत निकाल के वो सोचते हैं कि जितना जल्दी चाहे मैं इसको बेच दूं। उस मगर जब ये जो बिचौलिया होते हैं या जो मार्केट वाले हैं, ये उस जब उत्पादन फसल का उत्पादन होता है तो उसमें रेट एकदम डाउन कर देते हैं, तो उनको कम दाम में बिकना पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, स्टोर की व्यवस्था है, स्टोरेज की व्यवस्था हो कि उनका उत्पादन रोका जाए, जब भाव बढ़े तब उनको इस तरह के जो है। तो सारी फसलें पहाड़ में जो भी हम क्या आपने उत्पादन करते हैं। आपने अभी जो बिचौलिए का रेट, जो बिचौलिए की आपने बात की जिसके एमएसपी को लेके देश के किसान आंदोलित थे, जो अपनी मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार से, आपने देखा होगा कि किसान धरने पे बैठे रहे दिल्ली में, अभी बिल्कुल। पंजाब में किसान धरने पे बैठे रहे, तो जो लगातार अपनी मांग उठाते रहे कि हमें सरकार से एमएसपी चाहिए। और बिल्कुल। जिसका अभी आपने जिक्र किया कि जो बीच में बिचौलिए हैं, तो क्या किस तरह आप देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल इसको, जो नहीं, एमएसपी है, निश्चित क्या रूप से किसानों को जो एमएसपी नहीं जो मिलना चाहिए? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जो है, वो किसान को उसकी लागत के अनुसार कैलकुलेट भी किया जाता है, मिलना भी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये इस तरह का व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। और गवर्नमेंट में जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है कि भाई जब जहाँ भी
उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, तो उसकी मार्केटिंग व्यवस्था जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। हर काम तो गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बने, समय पर जो है किसानों को पहले से ही उसके सर्वे हो, बेसलाइन सर्वे हो, कितना उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ मार्केट है। तो अभी हमारा सिस्टम डेवलप हो ही नहीं पाया उत्तराखंड में इस तरह का। हमारा सिस्टम केवल और केवल खरीद करना और उसको। नहीं, ये बताए डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल, 25 साल हो गए राज्य को बने हुए। कब आप चाहेंगे कि इस राज्य का जो है सिस्टम बनेगा? आप मुझे जरा बताएं, आप लोग कि क्या आप लोग तो अब रिटायरमेंट हो गए हैं। जब जब जो है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो उसमें तो हम बात ही नहीं कर सकते। वो तभी हो पाएगा कि जबकि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और क्योंकि अब आप देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारी परंपरागत खेती थी, जो हमारे परंपरागत रूप से हम लोग कर रहे थे, उसको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया। कभी लंटाना की बात हुई, कभी क्या कहते हैं, रामबांस की बात हुई, कभी सेवक थोन की बात हुई। पता नहीं जाने, अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों नाम इस तरह के होंगे कि वो गिनाने लगे तो करोड़ों योजनाएं उन पर लगी हैं, और आज एक भी वाइबल नहीं है। आप देखते होंगे कि पिरूल पे मेरे ख्याल से जब से राज्य बना, मैं रानीखेत में था 71, 72, 73 में। उस जमाने में सुना जी करता था कि कोई जोशी जी आए हैं इंग्लैंड से, और उन्होंने उसका ब्रिकेट जो है वो कोयले बनाना शुरू किया था। तो अब जी तक भी वही चलता रहता है। हर 20 साल बाद वो नाम फिर से आना शुरू हो जाता है साहब। कोई कहता है कि उसकी एनर्जी बनेगी, कोई कहता है उसका खाद बनेगी, कोई कुछ। मैं आपको बताऊं, विडम्बना देखिए। 2003 में जब RS तोले साहब थे, तो हम लोग भी साथ मिलकर के इसको ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए एक योजना बनाई गई कि साहब किस तरह से जो है इसको एक ऑर्गेनिक स्टेट बनेगी। और उसमें एक पूरी गाइडलाइन, पूरी किताब है बनाई हम लोगों ने सब मिलकर। कभी कभी गए जब उनके साथ हम लोग जाते थे, पूरे मध्य प्रदेश, जी छत्तीसगढ़ देखे। तो उसमें ये तय हुआ कि भाई यहाँ पे जो लीफ लिटर है, जो मतलब पत्ते जो झड़ते हैं, जंगल फॉरेस्ट बहुत है, और इसका सदुपयोग किया जाए। और उसमें जी फीड भी एक कंपोनेंट था। उसमें रिसर्च की गई कि भाई इसकी खाद कैसे बनेगी, क्या होगा। तो सब तय हुआ कि वो अच्छे रिजल्ट जी उसके आए। तो ये तय हुआ कि जो युवा है पहाड़ का, वो पूरा का पूरा इसमें पिरूल इकट्ठा करेगा, उसकी खाद बनाएगा, और पहाड़ में केवल और केवल वही खाद बिकेगी। उसके अलावा जी उसमें यही था कि जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका ही उपयोग करते हुए वो जैविक खेती की जाएगी। हर ब्लॉक में एक एक मास्टर ट्रेनर रखा गया, पूरा बना है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे भी योजना में पैसा आया, 17 में, 3, 4, 5 में प्रोजेक्ट बना था, जी 17, 1 लाख, 17,000 करोड़ का। तो 17 जी में 1,500 करोड़ का। और अब जी 2017 में प्रोजेक्ट आया। लेकिन जी उसमें जो उस में जो गाइडलाइन थी, गाइडलाइन का पालन न करते हुए वो सारे, उसमें कहीं किसी ने नीम की खली खरीदी, कहीं किसी ने जैविक खाद खरीदी, और इस तरह से जी किया गया उसका। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़े कारण है कि योजनाओं में बड़ी खामियां रही, क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से नहीं हो पाया। और इस वजह से जो है लोगों को पहाड़ में से पलायन करने में एक किस्म से मजबूरी होना पड़ा। और पलायन का सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में कहीं न कहीं जो है ये जंगली जानवर हैं। निश्चित रूप से कभी आप पहाड़ में जाओ, मैं तो काफ़ी घूमता हूँ, तो जब हम उनको बताना शुरू करते हैं, तो गाँव की महिलाएँ कहती हैं कि सर आप जो है बोलना मतलब आप बताओ मत, हम सब जानते हैं, केवल बंदर और सूअरों का इलाज कर लो, हम अपने आप करते हैं सारे काम। तो और वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है आने वाले समय में। तो ये आप कहीं भी डिबेट कर लो, तो हर आदमी इतना त्रस्त है इनसे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई इस तरह की इनिशिएटिव्स नहीं है। खाली कागजों में है कि बंदर पकड़ने के लिए इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो मेरे गाँव से नहीं बंदर नहीं नहीं। पकड़ेंगे, देखो, आपके गाँव को छोड़ डॉक्टर देंगे। कुशवाल, डॉक्टर कुशवाल, हमने कुछ दिन पहले शंखनाद इंडिया पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, हमारे उसमें पड़ा, आप देख सकते हो उसको। जब वहां पे हाँ, हमने उनसे काफी कड़े सवाल किए थे कि जो बंदरों की समस्या है, तो उनका साफ कहना था कि हम बंदर बाड़े के साथ साथ बंदरों की नसबंदी का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हाँ, हैं, हाँ। और आने वाले सालों में काफी कम हो जाएंगे। वही तो विडम्बना हुई। मैं बताऊँ आपको, देखो होता क्या है जी कि ये सारे इश्यूज जो है ना पर्यावरण से संबंधित हैं। जी हिमाचल में हिमाचल गवर्नमेंट वो निश्चित रूप से अपने बागवानों, किसानों के प्रति, अपने इवन कहूँगा अपनी जनता के प्रति बहुत जागरूक है। उनके जो आंकड़े जी हैं वो वास्तविक आंकड़े होते हैं। वो भारत सरकार के पास जाते हैं, उनसे क्लियरेंस लाते हैं। एक क्षेत्र विशेष के लिए वो
वर्मिन जी डिक्लेयर करा देते हैं बंदर को और सुअरों को। वहां पर जी क्या होता है कि ये उनको अगर जो जो क्षेत्र जो है उनके वर्मिन जिन क्षेत्रों के अनुमति इनको मिलती है, वहां पे कोई भी किसान अगर उसके खेती को नुकसान करता है तो स्वयं उसको मार सकता है। उसके एवज में 300 रुपए बंदर मारने के, 200 रुपए सुअर मारने के गवर्नमेंट पे करती है उसके कारतूस का। यहाँ अच्छा विडंबना क्या है, यहाँ विडंबना क्या है कि ये प्रस्ताव बनाते हैं, शासन को भेजते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, यही आंकड़े इनके जाते हैं क्योंकि बजट आता है, बजट को खर्च करना है, बजट जब खर्च करेंगे तो उसके हम सापेक्ष दिखाना पड़ता है कि इतने बंदर कम हो गए, इतने सुअर कम हो गए। तो जब ये कंट्रोवर्सी होती है तो भारत सरकार इनको अनुमति देती ही नहीं वर्मिन का। तो वास्तविकता तो ये है ना कि आप जाके देखो तो सही पहले गांव में क्या स्थिति है बंदरों की, सब नहीं, लोग आपने उनको आपने डॉक्टर कुशवाहा, आपने गंभीर सवाल उठाया कि आप उत्तराखंड, जब हमने उत्तराखंड और हिमाचल की तुलना, आपने कहा कि हिमाचल में ऐसा आदेश है और उत्तराखंड में नहीं है, तो जो क्रियान्वयन की हम बात करेंगे, ऐसा क्यों दोनों राज्यों में अलग अलग, क्यों इस तरह का? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ में नेतृत्व में ऐसी क्षमता ही नहीं है कि ये यहाँ से सही प्रस्ताव बना के और उनको कम बता सकें। जब ये प्रस्ताव लेके जाते हैं वो तो कहते हैं भाई आपके आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि कम है। अभी आपने कहा ना कि मंत्री जी कह रहे हैं कि कम कर रहे हैं हम। तो ये इस तरह के जब आंकड़े जाएंगे सरकार के पास, इनके तो रिपोर्ट है, कहीं मैं अखबार में ही पढ़ा था कि इतने सुअर कम हो गए, क्योंकि अब सुअर मारने के या सुअर पकड़ने के पैसे आए होंगे, तो ये है कि उस आंकड़ों के हिसाब से उनको कम दिखा दिया गया आंकड़ों में। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर गांव जो है, हर किसान तरसता है। आप कहीं भी गांव में जाओ, कहीं भी, कल ही मैं कहीं एक डिबेट में बैठा हुआ था मैं उत्तरकाशी की, तो वहां सबका वही कहना था कि साहब क्या कहता, हम तो सुअर हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन सारे सुअर जो है वो सब रात में आके खत्म कर देते हैं। तो खंडूड़ी जी के ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत इसमें प्रयास हुए भी थे, लेकिन उसमें भी यही तय हुआ फिर कि साहब की फ़ोटो खींचेंगे, फिर जो मारेगा तो फॉरेस्ट वाले को बुलाएँगे, अरे इतनी देर में तो पता नहीं कितना उधेड़ देगा वो। तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, मतलब दिक्कतें हैं कि नहीं, वो बिल्कुल, जो सोच। आप जो आपकी चिंता है कि पहाड़ में जो सुअर हैं, बंदर हैं, उनकी जो संख्या है काफी बड़ी है और जो खेती के लिए वो काफी नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या सरकार को इस पे क्या कुछ मंथन करने की जरूरत है कि जब पहाड़ में जो इस तरह से जो खेती, बंदरों का जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लोगों की मेहनत हो रही है और मेहनत करने के बाद उसको चौपट कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पे तो सरकार को लोगों की बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे इस पे तो निजात पाया जाए। सीधी-सीधी बात है, मेरा तो अनुभव ये है कि लोग इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि वो कुछ उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं। क्योंकि लोगों ने कई एजिटेशन किए बंदरों के लिए। रुद्रप्रयाग में आपने देखा होगा वो सत्य सिंह नेगी थे, क्या थे, कितना उन्होंने हंगामा किया, कितना बवाल किया, लेकिन वो भी थक हार गए। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा गांव कल्जीखाल ब्लॉक में पड़ता है, पानी है, बिजली है, सड़क है, सब कुछ है, लेकिन वो जैसे लोग खेती बाड़ी करते हैं तो बंदर आकर के सब चौपट कर जाते हैं। वो तो पूरे मकान की छत पे वो जो फटाले वाले घर वो पूरे हिला हिला दे देते हैं। अब वो सरकार की योजनाएं हैं। अब वो वहाँ पे एक विद्याधर शर्मा जी हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं, काफी अच्छे किसान हैं। तो एक बार वो डीएम के ऑफिस में बैठे और भूगड़ताल पे उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे इलाके के जो बंदर हैं वो हटने चाहिए। तो फिर जी, डीएम ने जो है फॉरेस्ट वालों को कहा, फिर वो गए, फिर वो उन्होंने उनको जो जो बंदर की टोली थी उनको पकड़ के वो ले गए। लेकिन फिर होता क्या है ना कि इसमें देखो, कोई भी योजना, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि कोई भी योजना बनती है उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होती है, लेकिन वो गाइडलाइन जी, कहीं फॉलो नहीं होती। निश्चित रूप से बंदर पकड़ने का प्रोविज़न के लिए इनके लिए पास योजना, कार्य योजना होगी। कार्य योजना में बंदर पकड़ने का प्राविधान होगा, लेकिन उसके अंतर्गत ये भी होगा कि कहाँ छोड़ने हैं। लेकिन वो यहाँ से पकड़ेंगे बगल के गाँव में, वो इसी तरह का है जिस तरह से कि डंपिंग ज़ोन बनते हैं, सड़कें बनाते हैं ना, डंपिंग जी, ज़ोन जी, होता है, लेकिन डंपिंग ज़ोन में कोई नहीं डालता, सब नदी में डाल देते हैं। जी, जी, वही स्थिति मैं समझता हूँ कि यहाँ भी यही स्थिति है। मैं क्या कह रहा हूँ, गाँव वाले सब बताते हैं कि साहब यहाँ के बंदर पकड़ते हैं, दूसरे गाँव में डाल देते हैं, फिर वो हल्ला मचाते हैं, फिर उनका पकड़ के तीसरे गाँव में डाल देते हैं। तो बाड़े बाड़े बने हों, बाड़े में डालें, तो अगर एक प्रॉपर उसमें करें तो समझ में बात आती है। लेकिन लगता नहीं है कि सरकारी या जो नुमाइंदे हैं, ये कहीं सीरियसनेस तो कहीं दिखती नहीं। मुझे थोड़ा कुशाल साहब ये बताएं कि हिमाचल का जो सेब है उसके पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक पहचान है। उत्तराखंड की अगर बात करें हम, थोड़ा हार्सिल और उत्तरकाशी को छोड़ के कहीं हमें थोड़ा बहुत अभी पौड़ी में भी दिख रहे हैं कि कुछ किसान उगा रहे हैं थोड़ा बहुत, या कुछ चमोली में आपके जोशीमठ के आसपास कुछ पुराने किसान हैं।
तो क्या जो सेब की खेती है, जो पहाड़ों में सेब बहुत अच्छा हो सकता था, उसका एक अच्छा बाजार है, और क्या हम कहाँ पीछे रह गए इसमें? देखो, पहली गलती तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी तुलना हिमाचल से करते हैं। भौगोलिक रूप से उत्तराखंड हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी भिन्नताएँ हैं। केवल और जी, केवल आप उत्तरकाशी जनपद को छोड़ दें, या जो देहरादून का इलाका है, जो हिमाचल से टचिंग इलाका है, टिहरी का है, इनको छोड़ दें। जी, क्योंकि होता क्या है कि जो लैटिट्यूड, जो हम अक्षांश जिसको कहते हैं, जी, इससे अक्षांश, निर्भर जी, करता जी, है। उत्तरी उत्तरी अक्षांश, जैसे-जैसे हम उत्तर की तरफ जाएँगे, तो जी, वो उत्तरी ध्रुव उसकी तरफ जाएँगे, तो वो इलाके क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है? जी, 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 उत्तराखंड जो है वो 27 और 28 पे है मैक्सिमम, मतलब 27 से लेके 28 तक, और 27-28 पे उत्तरकाशी जनपद आता है, बाकी के 25 और 26 इस तरह पे आते हैं। जी, जी, हिमाचल जो है वो 30 से और 32 अक्षांश के बीच में आता है, उत्तर की तरफ। जी, तो जी, हिमाचल में जो ठंड आपके 2000 मीटर पे या मिलती है, वो हमारे उत्तराखंड में 2500 मीटर पे जाके मिलेगी, उतनी ठंड। जी, जी, कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, कुछ ही क्षेत्र ऐसा है कि जो सेब के लिए अनुकूल है, क्योंकि सेब को चाहिए होता है चिलिंग आवर। चिलिंग आवर हम कहते हैं सुसुप्तावस्था, और उसकी जी, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए हमें 1200 घंटे से लेकर के और 1600 घंटे तक का निम्नतम 7 डिग्री का तापमान जो है वो जरूरत होती है। वो जी, अधिकतर क्षेत्रों में नहीं मिल पाती। वो केवल और केवल उत्तरकाशी जनपद के कुछ इलाके हैं, मतलब उत्तरकाशी जनपद तो पूरा ही है, और बाकी ये टिहरी और देहरादून के जो चक्रोता वाला त्यूणी वाली बेल्ट है, या आपका इधर नैनबाग जी, वाला इलाका है टिहरी का, ये जी, यहाँ ये ठंडी टाइम मिल जाती है। हमारा जो पौड़ी, जी, अल्मोड़ा जो अन्य क्षेत्र हैं, या जो क्षेत्र हिमालय से एकदम टचिंग है, जैसे जोशीमठ के इलाके हैं, ये पहली जी, बात तो ये है कि ये क्लाइमेट हमें सूट नहीं करती है। और कम से कम हम तो ये कहते हैं कि अपने जो क्षेत्र हैं 6000 फीट से तो नीचे तो सेब की बात करनी भी नहीं चाहिए, और वो भी खाली उत्तरी और पश्चिमी ढलान में। यहाँ पर तकनीकी जी, रूप से हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं। हम लोग पूरी जानकारी ना होने के कारण कई लोगों ने हाइट पे थे, लेकिन वो दक्षिण ढलान में उन्होंने लगाए, तो उनके बगीचे में कई तरह की बीमारियाँ हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, देखो, अच्छी उपज के लिए 3 चीज़ों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। सबसे जी, पहली चीज़ है कि जो भी हमें प्लांट मटेरियल मिल रहा है, वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो, और जो जी, जिसको हम माँग कर रहे हैं, वही हमें मिले। जी, दूसरा है कि हमें जलवायु के अनुसार जलवायु की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितना टेम्परेचर है, कितना इसमें आर्द्रता है मौसम में, कितने घंटे धूप आ रही है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल में कार्बन लेवल क्या है। ये सारी जानकारी जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक जो है उन्नत खेती नहीं हो पाती। तीसरा जी, रख-रखाव है, आपको रख-रखाव की पूरी जानकारी है, कब ट्रेनिंग करनी है, कब प्रूनिंग करनी है, कब पौधा लगाना है, कितनी खाद डालनी है, कितने कीटनाशक, बीजनाशक दवाएँ डालनी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है आनुवांशिक रूप से शुद्ध प्लांट मटेरियल, जो कि हमारे उत्तराखंड में आज की तारीख में भी किसानों को नहीं मिलता। किसानों से हम बात जी, करते हैं, वो कहता साहब मुझे योजना में मैंने 200 पेड़ लगाए। अरे कौन-सी वैरायटी के लगाए? वो कहता साहब पता नहीं है। अब हर वैरायटी के लिए पोलिनाइज़र ज़रूरत पड़ती है। इसमें पूरा जो है एक, अगर आप डेलिशियस लगा रहे हैं, तो आप उसमें गोल्डन भी लगाएँगे, क्या कहते हैं, ग्रैनी स्मिथ भी लगाएँगे, गाला लगाएँगे, ग्रैनी स्मिथ, मतलब इस तरह से हर एक के लिए जो है पोलिनाइज़र और ये सारे जो है इसमें पूरा पैकेज होता है। ये 30 से 50% तक पोलिनाइज़र होने चाहिए। तो सबसे बड़ी विडंबना वही बताता हूँ मैं, जो हमारा जो क्रियान्वयन प्रक्रिया है ना, उसमें कहीं न कहीं चेक है ही नहीं। मतलब ये सब जी, भगवान भरोसे चल रहा है, और मैं तो बार-बार लिखता भी हूँ पूरे उसमें, लेकिन वो जी। कहीं भी लागू होता हुआ दिखाई देता है नहीं, और देखो कब तक चलता है ऐसा। अब आपने अच्छा, देखा एक होगा अभी, अहम स आप आप जी, 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 अभी उकसाल जी, आपने एक देखा अहम होगा। सवाल है कि जो चकबंदी को हाँ, लेके बार-बार सवाल उठते हैं उत्तराखंड हाँ, में। और निश्चित अभी रूप से। ह हाँ, हरिद्वार में आपको थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, जो हाँ, उत्तराखंड में जो कुल क्षेत्रफल है, 14% हिस्सा जो है कृषि योग्य जमीन है हमारी, जो टोटल कुल जमीन है, जिसमें से उत्तराखंड में कुल 5.68 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन
दो 2.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जमीन पर्वतीय जो कृषि में आता है, जो पहाड़ों में आता है, वो इतना पहाड़ों में आता है इसका। तो ठीक है। मैं जो मैदानी हिस्सा है उसका जो है 2.87 लाख हेक्टेयर हिस्सा जो मैदानी जिलों में आता है। तो मुझे ये बताइए कि जो चकबंदी का है, जो चकबंदी को लेकर अगर हम चकबंदी होती पहाड़ों में तो लोगों के अपने चक होते और लोगों को उसमें आसानी होती काम करने में। तो क्या इसको लेकर क्या है आपका विचार? हाँ, देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखो जी चकबंदी अगर हो, जब शुरू में पर वहाँ, खैर चलो लंबा लंबा विषय हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको जी बताता हूँ। चकबंदी बहुत अच्छा जी पर्व था, अगर ये शुरू में हो गया होता। देखो चकबंदी के माने क्या होते हैं कि उसमें जब सबसे पहले तो आपको बंदोबस्त पे आना पड़ेगा। ये जी जब ये चंबा मसूरी फ्रूट बेल्ट बनी थी, तो ये 60 में बनी थी। चंबा मसूरी फ्रूट बेल्ट 19 किलोमीटर की है। इसके दोनों तरफ के गाँव को लिया गया था और उसमें चकबंदी एक किस्म से की गई थी। तो उस टाइम पे क्या जी हुआ था कि वो फॉरेस्ट एक्ट से पहले की बातें थी, तो उसमें जितनी भी नजूल लैंड है, जो कैसरीन भूमि है, जितनी भी जो रेवेन्यू लैंड थी, सारी की सारी मिला के जो गाँव वालों की भूमि थी, वो सब जोड़ करके जब एक लैंड कंसोलिडेट हो गई, तो तब उस तरह से डिवीजन करके लोगों को पास ज़मीनें दिखाई दे रही हैं। वर्तमान स्थिति जी ये है कि एक तो हमारे पास होल्डिंग बहुत ही कम है और कई जी तरह के उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन चकबंदी को सरकार पे बंदोबस्त करना चाहिए। बंदोबस्त करने के बाद उसमें चकबंदी अगर करती है होती है तो बहुत अच्छी बात है और वो चकबंदी होनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जी इश्यू मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ी विडंबना क्या है इस समय जो सबसे बड़ा इश्यू है, बल्कि वो हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, वो लिया भी है। देखो, इस समय हो क्या रहा है कि पहाड़ की सारी ज़मीनें बिक रही हैं। उसके जी पीछे क्या कारण क्या है कि किसी के खेत में हमारा जो नाम है, आपके भी गाँव में जो ज़मीन होगी वो गोल खाते में होगी, आपका नाम कहीं आप कह और रहे हैं पे। कि जमीनें बिक रही हैं, आप भू कानून ले आए धामी सरकार पहाड़ के 11 जिलों के लिए? अरे! ज़मीन नाम पे किसी के, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जी एक आपके गाँव की आपकी जो खुद की ज़मीन होगी, वो कहीं लिखा होगा कोने पे जा करके आपका नाम लिखा होगा और इस खाते मध्ये इतना भूमि आपकी हुई है, 1 नाली, 2 नाली, 4 नाली जो भी होगा। अब उसमें हो पहाड़ों क्या में रहा है इस गोल समय? खाते हैं सर। देखो अगर हम पहाड़ों का जिक्र करेंगे, जो पहाड़ों के सारे खाते हैं गोल खाते हैं, वो जो खाते हैं, वो खाते साझेदारी है। हैं। जी हाँ, जी जी साझेदारी। अब उसमें उसमें हो क्या रहा है उसमें कि अगर जी कोई आपका भाई बिरादर चकड़ा टाइप का है, दिल्ली बम्बई घुमा हुआ है, तो यहाँ पर आ करके जिनको जिनको ज़मीन चाहिए, अगर माना वो 10 जी नाली का हिस्सेदार है उस गोल खाते में, तो वो क्या जी करेगा कि सड़क के किनारे के जो खेत होंगे, जितने भी होंगे, आप लोगों के दादा परदादा के जो परिवार के होंगे, वो रातों रात घेर पटवारी से मिल करके 10 नाली पे कब्जा कर देगा और उसको बेच देगा। आप उसमें कुछ भी नहीं जी कर सकते, क्योंकि वो ना खेत नंबर तो कहीं है ही नहीं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जो हम लोगों ने मुहिम भी चलाई है, कि आप अपने नाम पे अपना खेत, चाहे आपके 2 ही नाली खेत है, लेकिन पटवारी से जा करके कि भाई मेरा कौन-सा खेत है। तो अगर इस तरह भी लोग कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला चरण चकबंदी का यही होना चाहिए कि कम से कम लोग जी पहले जी अपने नाम पे खेत तो कराएँ। अगर आपके नाम पे खेत होगा, तो वो नहीं बेच पाएगा कोई। लेकिन आज की तारीख में तो आपकी ज़मीन को कोई भी आपका भाई बिरादर जो है, वो बेच सकता है। नहीं, आपका आपका कहना है कि जो गोल खातेदार है, अगर एनएच से लगी हुई जमीन है, तीन चार भाइयों की जमीन है, तो जो हुँ। आपका दिल्ली मुंबई में जो भाई बैठा हुआ है और उसको लगा कि इस खेत के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो उसने क्या हाँ, किया कि उस खेतों का सौदा कर दिया बिल्कुल, हाँ, हाँ। और उसमें आप और जोलमाल कर लिया। उसने एक मोटी रकम उसमें से ले ली, जो अन्य भाइयों को पता ही लगा कि उसने बिल्कुल। उसमें खेल कर दिया। ये रानीखेत, अल्मोड़ा, उधर सब जगह बहुत बहुत तेजी से हुआ है। मतलब ये जितना भी रामगढ़ का इलाका है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नाम तो उनके कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा भाई सर 10 ही नाली तो लीज है, 10 नाली इसके नाम पर है। तो खेत खेत नंबर तो सबके एक गोल खाता है ना। उसने एक जगह में उठा जी के जी उसने पूरी चकबंदी करके बेच दी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का तो ये मतलब बड़ी सबसे पहला बिल्कुल काम। ठीक, आप सही सही कह रहे हैं। ये बड़ी समस्या है पहाड़ के अंदर कि देखो अगर जो गोल खातेदार है लोगों के हैं और उसमें जो साझेदारी होती, सारे भाइयों की साझेदारी होती, जब तक प्रति व्यक्ति के नाम पे या उसकी पत्नी के नाम पे खेत अंकित नहीं हो जाते हैं, नहीं हो तब पाएगा, तक ये उसमें समस्या बनी रहेगी। बिल्कुल वो हो ही नहीं पाएगा, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएँगे। अब इन्होंने जो नियम बनाया, लॉज़ बनाया है ना कि खेत आप बँटवारा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अरे बँटवारा तब करेंगे जब उसके नाम पे खेत हो। उसके नाम पे तो खेत जी दर्ज जी है ही नहीं अभी। तो पहली प्रक्रिया तो जी ये है जी कि लोगों को ये चाहिए कि वो कम से कम
जो पूर्वजों ने खेत बांटे हैं, जिस खेत को वो करते चले आ रहे हैं, उसको अपने नाम पे कर ले पहले, सबसे पहली बात, तब जाके आगे हम जी बात जी। की जा सकती है। तो काफी बड़ा इश्यू है ये। तो ये तो सर कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है या गवर्नमेंट है, जो पटवारी है, तो उनको इस पे काम करना चाहिए। क्या मानते हैं आप कि अगर कुकसाल जी का मतलब श्रीनगर में देखो, कहीं, श्रीनगर में हाँ, कुकसाल जी की कोई भारी देवी के पास जमीन है वो और वो दोनों एनएच को, से लगी हुई है, कुकसाल जी के भाई ने जमीन बेच दी, हाँ हाँ तो बिल्कुल बेच कुकसाल जी को सकता क्या है। मिलेगा उसमें? कुछ नहीं मिलेगा, हम वैसे ही छटपटाते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। हाँ, क्योंकि वो लीगली उसको कुछ नहीं कर सकते ना आप, लीगली तो सही है, उसने अपने हिस्से की 10 नाली बेच दी। भले ही वो व्यवहारिक मतलब उसमें ये है कि भाई हमें तो जब पुराना बंटवारा होता था घर खेतों का गाँव में, तो जो ताऊ जी ने कह दिया है या पंचों ने कह दिया भाई इस खेत को तू कर ले, इस खेत को तू कर ले, इस तरह से तो होता था। कोई खेत का नाम तो जी था जी नहीं। लेकिन जी हम जी। लोगों ने उस समय ये था कि लोग इतने चंट चालाक होंगे, नहीं उम्मीद रही होगी पूर्वजों को, तो लोगों ने भी कभी अपने नाम पे उसे करने की कोशिश की नहीं, तो नहीं, सारे लोग। मैं कुकसाल जी थोड़ा सा चलिए थोड़ा पीछे का ही जिक्र कर लेते हैं। जब पहाड़ों में चार भाई होते थे पहले, और चारों भाइयों का जब हिस्सेदारी होती थी, तो जो गांव के पंच लोग होते थे वही लोग इसका बंटवारा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल वही और बंटवारा जो करते जब थे। बल्कि ये भी कहते थे कि जो बड़ा भाई होता था उसको एक बड़ा हिस्सा दिया जाता था पहाड़ में, बिल्कुल 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 वो कि भाई सारा सारा। आप बड़े होने के नाते आप परिवार के सबसे बड़े भाई होते थे, तो आपको उसमें एक बड़ा हिस्से के रूप में दिया जाता था। और खेत बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसे, खेत भी मतलब ऐसे कि भाई एक खेत आपका हो गया, एक आपका हो गया। और जो रस्सी जिसको हम जूड़ा कहते हैं, जूड़े जी से जी। खेत कापे जाते थे उस जमाने में। बिल्कुल मुझे याद है, वाड़ा वाड़ा रखता था, वाड़ा धरे था पहले कि एक जी बार बिल्कुल, पत्थर जो रख के बड़े जाते जिसको हम कहते थे कि एक भाई। जी जी एक विश्वास होता था, एक पत्थर रख देते थे, उसी को मान्यता मिल जाती थी कि हाँ भाई यहाँ से इधर है, उसको फॉलो भी करते थे। लेकिन आज जी के जी जी। परिप्रेक्ष्य में तो किसका वाड़ा किसका क्या, तो ये सारी चीजें हैं मतलब समय, मतलब आपका आपका कहना है कि समय बदलने के साथ साथ लोग भी तेजी से बदल रहे हैं। जो हम्म, आपकी जमीनें हैं, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, अगर आप, आपके जो दर्शक अपने दर्शकों को आगाह भी कर देते हैं, जिसका भी जिक्र डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल कर रहे हैं। अगर आपके एनएच के साथ लगी हुई जो जमीनें हैं और वो आपके गोल खाते हैं, साझेदार खाते हैं, हो सकता है कि आपका जो चकड़क भाई आपकी जमीन कब बेच दे। आप इसके लिए सावधान भी रहें और उसपे आप लोग अपनी नजर भी बनाए रखें कि जो जिस तरह से जो पहाड़ में चल रहा है, जो आजकल जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, जो एनएच के किनारे जब देखा कि लोगों को अच्छा पैसा मिलना शुरू हो गया, जब से पहाड़ के अंदर ट्रेन का जो गया है, जब एनएच गई है, तो उससे कहीं ना कहीं अच्छे रेट लोगों को मिलने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी कुकसाल जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जो पहाड़ के आपके एनएच से लगी हुई जमीनें हैं, उसके साथ जो आपके हाईवे के किनारे जमीनें हैं, तो जो आपके गोल खातेदार आपका भाई कब उसको बेच दे, आप अपनी निगाह पैनी रखिए, कोई आपकी जमीन ना बेच पाए। और पता समय समय पर अगर आप दिल्ली मुंबई कहीं देहरादून भी रह रहे हैं तो चेक कीजिए वहां पे कि अपने पटवारी से पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछिए कि आपके खेत सुरक्षित हैं या नहीं है। पता लगा कि कल आप इसी किसी समय पता लगा कि वहां पे कोई रिजॉर्ट बना के बैठा है। तो इसीलिए जो मूल निवास और भू कानून की हम लगातार राज्य में बात करते हैं कि जो राज्य के मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों को सजग होना चाहिए। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ पहाड़ में खेती बाड़ी को जो हम बात कर रहे थे, हमने पारंपरिक कृषि की बात की, बागवानी की बात की, पहाड़ में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे एक चीज बताइए डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल, समय भी काफी हो गया है, हाँ ये जो बिल्कुल एकदम। पहाड़ में है, जो उत्पादन के साथ साथ जो बड़ी समस्या है परिवहन की, कि जो लोग अपने सब्जियों को, फलों को, आज भी देखते हैं कि कई गांव में सड़क नहीं है और उनको सड़क पे लाने तक, बाजार तक लाने तक बहुत इसमें महंगा बैठता है। तो क्या इसके लिए क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, आपको क्या दे- लगता है? देखिए, आपने जी खंडूरी जी के जमाने में जब माननीय मुख्यमंत्री थे, तो रोपवे का जी नाम सुना होगा। हिमाचल में जितने भी उत्पादक क्षेत्र हैं, वो अगर क्या कहते हैं, सड़क से कनेक्टिविटी नहीं है, तो पूरी रोपवे बनी है। उनका उत्पादन सड़क तक पहुंचाने के लिए रोपवे बनी है। यहाँ पर कई बार बातें हुई, कई बार इसमें प्रोजेक्ट बने, लेकिन क्या कारण है कि सड़कें तो स्वीकृत हो जाती हैं, लेकिन रोपवे स्वीकृत नहीं होती हैं। जी। तो ये सोचनीय विषय है, लेकिन रोपवे एक अभी माध्यम है, अभी दो रो दूसरा माध्यम। अभी आपको बता दूं कि मोदी जी ने दो रोप स्वीकृत किए उत्तराखंड में, एक वो तो केदारनाथ में और एक। जी
वो तो पर्यटकों की सुविधा के लिए किए हैं, कौन से किसानों की सुविधा के लिए किए हैं? हाँ, तो हम यही तो आप रोपवे की बात कर रहे हैं, जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल में जो छोटे ये छोटे तो रोपवे ये बने तो हैं। छोटी-छोटी यूनिट्स लगनी चाहिए थी ना, लेकिन अपना राज्य जो है बड़े विकास की तरफ अग्रसर है, छोटे विकासों पे ध्यान ज़रा कम ही देते हैं जनप्रतिनिधि। अब क्या कारण है तो आप ही समझ सकते हैं। जी जी जी। जी हाँ राजा। तो रोपवे बननी चाहिए थी। कई कई लोग बेचारे 1-1 2-2 किलोमीटर पे दायरे पे हैं। अभी मैं रुद्रप्रयाग गया था कहीं, कई गाँव देखे तो कहीं पैदल जाना पड़ता था, तो सबकी समस्या वही थी। उत्पादन बहुत अच्छा है, मूली उगाते हैं, सब्ज़ी उगाते हैं, तो उनका कहना ये होता साहब कि हमें बहुत जो है ये 2-3 किलोमीटर जो है चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या उतार वो जाना पड़ता है। तो रोपवे की लोग माँग करते हैं, जबकि मतलब छोटा मतलब जो किसानों का दर्द है, किसान ने मूली उगाई और किसान को जो रेट है वो 5 रुपए उगाने में लगा, और उसको जो बाजार तक ले जाने में उसको 15-20 रुपए देना पड़ता है। क्या बिल्कुल, यही ये समस्या तो है डॉक्टर कुकसाल लोगों की? बिल्कुल, ये जनरल समस्या है, तो ये समाधान इसका किया जा सकता था। जिला योजना है, राज्य सेक्टर की योजना है, भारत सरकार की योजना है, बाह्य सहायता की योजना है। अगर योजना का नाम गिनाने लगे तो सैकड़ों योजना है, लेकिन आप धरातल पे जी जाएँगे तो हमें लगता नहीं कि वो उसकी अपेक्षा जो है वो खरा उतरता, कहीं दिखने को तो मिलता है नहीं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, जैसे रोपवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, ये कई बार चर्चाओं में होता, लेकिन उसके बाद जो है फाइलें डंप हो जाती हैं। लगता है सचिवालय भी केवल जो 100 करोड़, 200 करोड़ की योजना है, उन्हीं को स्वीकृति जो है भारत सरकार को भेजता है, छोटे-मोटे की जो है वो उसमें ध्यान नहीं जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास तो छोटी-छोटी योजनाओं से ही संभव है। तो इसमें हमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो किसानों के हित में काम होने चाहिए, और निश्चित रूप से पहाड़ का किसान हताश और निराश है। कुछ युवा लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन थक हार के वो भी जो हैं फिर कहते अपने पैसा लगाते हैं। वो सरकार के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि इनके बीज की ना तो विश्वसनीयता है, ना समय पे मिलता है। तो कई बातें हैं, कई चीज़ें उजागर भी होती हैं, लेकिन वो चर्चाओं में ही रहता है 1-2 दिन, उसके बाद वो अमल में जो है सरकार लाने का प्रयास नहीं करती। और ऐसे ही है, जागरूकता की भी कमी है, संगठन की कमी है, संगठित नहीं है। अगर लोग एक सुर में आवाज़ उठाएँ, तो सरकार भी सुने। हो सके कि सरकार के संज्ञान में सब बातें ना आती हों, मंत्रियों के संज्ञान में ना आती हों, लेकिन इस पे जो है विचार गंभीरता से करना चाहिए कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है? अब पलायन आयोग के आपने बना दिए हैं, अध्यक्ष बना दिए हैं, मेंबर बनाए हैं, कई मेंबर बनाए हैं, वो खुद ही पलायन कर गए। और वो केवल और केवल जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करके वो पब्लिश कर देते हैं हर दूसरे तीसरे महीने। तो उसकी कोई उपयोगिता तो है नहीं। लेकिन ठीक है, सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा, देखो औद्यानिक विकास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पार्वत्य क्षेत्रों में लोगों को रोका जा सकता है। कोविड काल जी। के बाद कई अच्छे-अच्छे लोग आए और प्रयास भी किया, लेकिन सरकार के सरकारी की योजनाओं के कारण, सरकार के मतलब उसमें के कारण जो विभाग हैं, जो कार्यदायी संस्थाएँ हैं, उनकी नकारात्मक सोच के कारण या उनके असहयोग के कारण लोग जो हैं उसमें नहीं सफलता हुए। अपने दम पे कर रहे हैं लोग। आप रुद्रप्रयाग जनपद में जाओ, मत्स्य पालन का बहुत सुंदर काम है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो 2-3 बच्चे नयार घाटी में हैं, वो इनसे परेशान हो गए, इनके मत्स्य पालन से कि ना वो समय पे बीज देते हैं, ना कुछ देते हैं। वो कल मेरा बड़ा अच्छा लगा, वो खुद कह रहा था हम नयार घाटी से आजकल खुद बीज कलेक्ट करते हो मच्छियों का, और खुद कर रहे हैं, और कह के हम जो है हज़ारों रुपए पर डे के हिसाब से मच्छियाँ बेचते हैं। तो खुद ही लोग कर रहे हैं प्रयास। देखो, जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता वो ढूँढता है। कुछ लड़के बहुत डॉक्टर अच्छा राजेंद्र काम कुशवाहा आपने नयार डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा जी आपने नयार घाटी का जिक्र किया। नयार घाटी तो जो महासीर मच्छी के लिए बड़ी हाँ, फेमस होती थी हाँ, किसी जमाने में। बिल्कुल सतपुली के महासीर आसपास की बात हमने करें। देखा। जी जी जी, सतपुली के आसपास जो उनका मत्स्य ने जो बहुत शानदार ताला, मैं गया था वहां पे, मैंने देखा था उसको, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत महासीर की शानदार बात उन्होंने है। कार्य किया। जी, महासीर का जो महासीर महासीर मच्छी जो है हाँ, बहुत हाँ, फेमस है वहां की। वो महासीर की बात कर रहे थे वो लड़के, लेकिन वो खुद से करते हैं अपना अपना वो करते हैं, हम नदी से कलेक्ट करते हैं, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप कर ली। खुद ही कह रहे हैं हम मच्छियों का बीज नदी से कलेक्ट करते हैं, खुद लग करते हैं, और बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग हैं ऐसे ही मशरूम की खेती पे खूब अखबारों में देखते होंगे, इसमें देखते होंगे, इसने ये उगाया है, उसने वो उगाया है। लेकिन जब आप वास्तविकता पाएँगे, मतलब सरकार अभी तक जो है कहीं इस्पान लैब नहीं बना पाई, ये हिमाचल से मंगाते हैं। अब किसान पहले
बीज का पैसा देगा, फिर यहाँ की सरकार हिमाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी, तब वो बीज देंगे इनको, तब वो बीज आएगा, तो वो किसान को बटेगा। मतलब कुल कहने का मतलब है तो कि क्या मतलब डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बीज खाद और पौधों का, क्या ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं लगता है आप लोगों को, कि हाँ, जिसका ये अभी तो हमने देखा कि जो जो अभी यहाँ के बागवानी मिशन के पूर्व डायरेक्टर थे, जो खुद इस केस में फंस गए थे, दरअसल कि जो में पौधरोपण में जो जी वो निश्चित रूप से वो देखो वो इसीलिए तो फंसे क्योंकि कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया गया था। वो हम ही लोगों ने वो उसमें अगुवाई वो की थी और उसमें दीपक करगे भी जो हैं इसकी अगुवाई में सब काफ़ी लोगों ने उससे प्रयास किए क्योंकि कानूनी रूप से इनके पास कोई जवाब था ही नहीं। इसीलिए ये पहला केस उत्तराखंड का है कि जो इतनी जल्दी से हाई कोर्ट से भी जीते हम लोग और सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके पीछे कारण ये जी था जी कि सारे उन्होंने जितने भी शासनादेश थे किसी का अनुपालन किया ही नहीं। आज की तारीख में मैं हम्म, कहता हूँ कि आप किसी भी योजना को लेके चले जाएँगे कोर्ट में तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी क्योंकि ना ये शासनादेश का अनुपालन करते हैं, ना ये एक्ट का अनुपालन करते हैं। कहने को इनका नर्सरी एक्ट है, जैविक एक्ट है, क्या कहते हैं डीबीडी कानून है, सारे बने हुए हैं एक्ट आपको सब मिलेंगे। लेकिन किसी ने वो पन्ने नहीं खोले कि इस एक्ट में है क्या? और वो गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से विभागों को भी दिक्कत आएँगी क्योंकि कुछ लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं और इसका एकमात्र सॉल्यूशन हमें तो ये लग रहा है कि लोगों को न्यायालय ही जाना चाहिए, उन्हीं की एक शरण मिल सकती है, बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ तो उसको दबाने का ही प्रयास करेंगी। हमारे साथ थे डॉक्टर राजेंद्र कुपसाल, जिन्होंने बहुत सारी लंबी बातचीत की, बागवानी को लेकर बताया, कीवी को लेकर बताया, मशरूम को लेकर बताया, मत्स्य पालन को लेकर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने सरकारी योजनाओं में जो कैसे इसके बीच में जो गैप पाटा जा रहा उसको लेके बातचीत की। उन्होंने अभी जो जिक्र किया कि जो हिमाचल और हम उत्तराखंड की तुलना कुछ मामलों में नहीं कर सकते हैं, जो पहाड़ में पलायन को लेकर उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने जिसका जिक्र किया कि जो सड़क किनारे जो आपका कोई भाई तेज तर्रार है, आपकी जमीन न बेच दो, इस ओर भी उन्होंने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया कि अगर आप लोग कहीं बाहर रह रहे हैं तो बहुत सारी बातचीत की डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल ने। शंखनाद इंडिया में आपने बहुत अमूल्य समय दिया डॉक्टर साहब आपने, और हमारे दर्शकों को जो बहुत सारी जानकारियां हम बहुत समय समय पर आपका लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका शंखनाद इंडिया से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।